क्या आप जानते हैं कि आपके शरीर के अंदर एक ऐसा रिवर सिस्टम जो कि नदी बह रही है जिसके बिना जिंदगी की कल्पना भी नामुमकिन है। एक ऐसा लिक्विड जो सिर्फ लाल रंग का पानी नहीं है बल्कि आपके शरीर का कुरियर बॉय भी है, जो ऑक्सीजन से लेकर न्यूट्रिएंट्स तक सब कुछ सप्लाई करता है। नमस्कार दोस्तों, आज की इस क्लास में हम ब्लड को सिर्फ पढ़ेंगे नहीं बल्कि उसके एक एक कंपोनेंट को दिमाग में छाप लेंगे। अगर आप यूपीएससी, यूपीपीएससी, बीपीएससी या कोई भी अदर स्टेट एग्जाम या वनडे एग्जाम की भी तैयारी कर रहे हैं तो अगले 20 मिनट मेरे साथ बने रहिए। ब्लड का एक भी क्वेश्चन एग्जाम में गलत नहीं होगा। चलिए शुरू करते हैं अपनी क्लास को। अगर आप चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा, लाइक, फॉलो, शेयर जरूर करिएगा। अपनी राय हमें कमेंट में जरूर दीजिएगा कि आपको ये वीडियो कैसी लग रही है। तो चलिए बढ़ते हैं और पढ़ते हैं आज के टॉपिक रक्त यानी कि ब्लड के बारे में। जब हम ब्लड की बात करते हैं तो ब्लड में जैसे प्लाज्मा, रुधिराणु, रक्त कणिकाएं यानी कि ब्लड कार्पल्स जो पाए जाते हैं उसके बारे में जानेंगे। ब्लड क्या होता है, प्लाज्मा या सीरम क्या होता है, आरबीसी, डब्ल्यूबीसी, प्लेटलेट्स, रक्त का थक्का कैसे बनता है इसके बारे में और महत्वपूर्ण जो तथ्य हैं उनको समझेंगे और साथ ही जो पीवाईक्यू है यानी कि प्रीवियस या जो क्वेश्चन है उनको हम समझेंगे। ठीक है, तो चलिए बढ़ते हैं हम लोग अपनी क्लास की तरफ और पढ़ने का प्रयास करेंगे ब्लड के बारे में। तो जब ब्लड की बात की जाती है तो ब्लड एक प्रकार का तरल संयोजी ऊतक होता है यानी कि लिक्विड कनेक्टिव टिश्यू होता है। रक्त की प्रकृति दुर्बल क्षारीय यानी कि वीक बेसिक यानी कि अल्कलाइन होती है एवं इसका जो पीएच मान होता है वो होता है 7.4 पीएच मान इसका होता है। तो ये पीएच मान होता क्या है अगर इसके बारे में आप जाने तो जो पीएच मान है ये एक स्केल होती है जो कि पीएच स्केल इसको बोला जाता है, जो कि पीएच मान को मापने का काम होता है इससे। तो 0 से लेकर के 6 तक का जो इसमें अंक दर्शाए गए हैं इससे पता चलता है कि इसका जो मान होता है इस मान के आधार पे कि वो लिक्विड या वो चीज एसिडिक है या फिर 8 से लेकर के 14 तक जो पीएच मान होगा उसका मतलब होगा वो एल्कलाइन है यानी कि क्षारीय है। लेकिन अगर 7 है उसका मान तो उदासीन होगा यानी कि न्यूट्रल होगा। तो ये एक पीएच स्केल है जो कि जिसके माध्यम से बताया जाता है और जैसे कि हमने अभी बताया आपको कि जो ब्लड है उसका पीएच मान क्या है 7.4 है, इसका मतलब वो एल्कलाइन होगा। ठीक है, तो ये स्केल है, इससे इसके बारे में मापा जाता है। वापस आते हैं और एक जो सामान्य व्यक्ति है उसके शरीर में रक्त की जो मात्रा होती है वो लगभग भार का 7% होती है। अगर वहीं मेल में अगर बात की जाए यानी कि पुरुष में 5 से 6 लीटर प्रति व्यक्ति जो ब्लड पाया जाता है, वहीं फीमेल में 4 से 5 लीटर ब्लड पाया जाता है। मेल में कितना 5 से 6 लीटर और फीमेल में कितना 4 से 5 लीटर। ठीक, रक्त के अध्ययन को ही आपसे कई बार पूछा गया है। देखिए पीएच मान भी आपसे कई बार प्रश्न पूछा गया है, पीएच मान कितना होता है ब्लड का, भार भी आपसे पूछा गया है और जो ब्लड है उसका प्रकार पूछा गया है। तो तरल संयोजी ऊतक होता है यानी कि जो लिक्विड कनेक्टिव टिश्यू होता है ये। और वहीं आपसे एक और प्रश्न कई बार पूछा गया है कि रक्त के अध्ययन को क्या कहा जाता है, तो आपका आंसर होगा हेमेटोलॉजी। क्या होगा, हेमेटोलॉजी। ठीक है, तो रक्त के अध्ययन को क्या कहते हैं, हेमेटोलॉजी कहा जाता है। अब आगे बढ़ते हैं, पीएच मान इसे को हमने देख ही लिया है। तो जब ब्लड की बात हो रही है तो जो रक्त दाब होता है यानी कि ब्लड प्रेशर को मापने वाले यंत्र को स्फैग्नोमैनोमीटर कहा जाता है। आपने कई बार देखा होगा कि आप डॉक्टर के पास जाते होंगे तो इस प्रकार की कुछ मशीन्स आपको देखने को मिली होंगी। पुरानी अगर मशीन्स होंगी तो उसमें कुछ लंबा सा ऐसे रहता है जो मीटर दिखाया जाता है। ठीक है, और यहाँ पे कुछ अंक दिखाई देते हैं। तो ये आपकी बीपी मशीन बोलते हैं इसको, यानी कि ब्लड प्रेशर मापने वाली ये मशीन होती है। ठीक है, इसी से आपका बीपी मापा जाता है। तो डॉक्टर लोग जब भी बीपी मापते हैं तो आपने देखा होगा ये जो बीपी का जो ये वाला हिस्सा है इसके आपके बाजू पे लपेट दिया जाता है और उसके बाद इससे इसको फुलाया जाता है। ठीक है, और फिर एक
आला की मदद से आपके हाथ पे यहाँ जो ब्लड वेसल्स होती है, यहाँ पे कोने के हिस्से पे, ये जो कोने वाला हिस्सा होता है, यहाँ पे रख करके उसकी धुनी को सुना जाता है। और अगर उस पे लब-डब की जो धुनी सुनाई देगी, वो अगर 120 और 180 पे सॉरी माफ करिएगा 120 और बटा 80 पे एमएम पे अगर सुनाई दे रही है, इसका मतलब आपका बीपी कितना है 120/80। ठीक है, इसका मतलब आपका बीपी क्या है सामान्य है। लेकिन अगर इससे कम आता है या इससे अधिक आता है, तो अगर कम है तो बीपी कम हो जाएगा और अगर अधिक है तो बीपी अधिक हो जाएगा। यही मापने का एक तरीका होता है। ठीक है, तो एक सामान्य व्यक्ति का जो रक्तदाब होता है, जो ब्लड प्रेशर होता है, वो 120/80 यानी कि ये भी बोल देते हैं डॉक्टर के ऊपर का बीपी 120 और नीचे का बीपी 80 होता है, 80 एमएम होता है। ठीक है, तो ये होना चाहिए, इसका मतलब ये सामान्य बीपी है। आगे देखें तो एक वयस्क मानव में रक्त का निर्माण अस्थि मज्जा में होता है, यानी कि बोन मैरो में होता है। बोन मैरो जब आप देखेंगे कि जो हड्डी होती है, इस हड्डी को जब आप ऊपर से काटेंगे तो बीच में यहाँ पे बोन मैरो दिखाई देगा। अभी आगे समझेंगे, उसमें इसका निर्माण होता है। लेकिन जो भ्रूण होता है, एम्ब्रॉय होता है, उस अवस्था में इसका निर्माण कहाँ होता है, तो यकृत में होता है, यानी कि लीवर में होता है। कि ठीक है, कहाँ होता है, यकृत में यानी कि लीवर में होता है। तो जो भ्रूण होता है, उसका जो रक्त का निर्माण कहाँ होता है, यकृत में यानी कि लीवर में होता है। चलिए आगे बढ़े जाए। अब कंपोजिशन ऑफ ब्लड पढ़ें, यानी कि रक्त का संगठन देखें, तो उसमें 55% प्लाज्मा होता है और 45% रुधिराणु या रक्त कणिकाएं पाई जाती हैं। तो जो प्लाज्मा है, जो 55% पाया जाता है, इसमें सबसे ज्यादा मात्रा जो कि 90% तक जल पाया जाता है। जो वाटर है, पानी है, ये पाया जाता है 90% तक इस प्लाज्मा में। फिर उसके बाद 7% प्रोटीन पाई जाती है इसमें और 0.9% लवण पाए जाते हैं, 0.1% ग्लूकोज पाया जाता है और 2% अन्य चीजें भी इसमें पाई जाती हैं। ठीक है, तो ये प्लाज्मा के बारे में। अब वहीं देखें तो अगर रुधिराणु या रक्त कणिकाएं जो कि कण के उसमें होते हैं, जैसे कि आरबीसी, डब्ल्यूबीसी और प्लेटलेट्स। देखिए ये जो प्लाज्मा है, ये तरल अवस्था में होता है और ये जो रुधिराणु है, ये रक्त कणिकाएं होती हैं, यानी कि जो है कणिकाओं के रूप में ये पाए जाते हैं। ठीक है, तो जो प्लाज्मा है, यही आपका जो इस डब्ल्यूबीसी, आरबीसी और अन्य चीजों को फ्लो कराने के लिए इस प्लाज्मा ही जिम्मेदार है, यानी कि पूरी बॉडी में ये मूवमेंट करवाता है। तरल अवस्था में होता है ये। ठीक है, आगे अभी और समझेंगे, घबराने की जरूरत नहीं है। तो जो आरबीसी यानी कि लाल रक्त कणिका, यानी कि रेड ब्लड कार्पल्स जो होते हैं, ठीक है, उसके बाद जो डब्ल्यूबीसी इसमें पाए जाते हैं, जो कि श्वेत रक्त कणिकाएं होती हैं, और इसी रुधिराणु और रक्त कणिकाओं में एक और चीज पाई जाती है, इसको प्लेटलेट्स या रक्त बिम्बाणु कहते हैं। देखिए हिंदी में इतना टफ नाम मिलता है ना, ये साइंस है। बिम्बाणु ऐसे लग रहा है जैसे कोई परमाणु अटैक हो रहा हो, है ना, रक्त बिम्बाणु। खैर चलिए, तो इसको प्लेटलेट्स भी बोलते हैं। चलिए अब इनको एक एक करके समझने का प्रयास करते हैं। तो सबसे पहले अगर जानने का प्रयास करिए, ये देखिए आपको यहाँ दिख रहा होगा, ये आपकी ब्लड वेसल्स, नस जिसको बोलते हैं आप। इसमें जो ये पीले पीले कलर का ये दिख रहा है फैला हुआ, इसी को बोलते हैं, ये है प्लाज्मा। और इस प्लाज्मा में क्या क्या मौजूद होता है, इस प्लाज्मा में मौजूद है जल, प्रोटीन, लवण, ग्लूकोज और 2% अन्य चीजें। ठीक है, उसके बाद अगर आप इसमें देखें तो ये जो टेबलेट जैसा दिखाई दे रहा है, ये कुछ सेल जैसी चीजें दिखाई दे रही हैं, ये हैं लाल रुधिर कणिकाएं जो रेड वाली दिखाई दे रही है। ठीक है, उसके बाद अगर आप देखें तो ये इस प्रकार से जो दिखाई दे रही हैं, इनको बोलते हैं श्वेत रुधिर कणिकाएं। ठीक है, उसके बाद देखो ये जो दिखाई दे रहे हैं, इसी को बोलते हैं प्लेटलेट। तो ये सारी चीजें आपके ब्लड में पाई जाती हैं। ठीक है, आगे बढ़े। चलिए, तो अब पढ़ते हैं सबसे पहले प्लाज्मा की तरफ। यह रक्त का तरल अवस्था में पाया जाने वाला भाग होता है। इसका 90% भाग क्या होता है, जल होता है।
बिलीरुबिन के कारण इसका रंग हल्का पीला होता है, और ये भी एग्जाम में कई बार पूछा गया है कि प्लाज्मा का जो पीला रंग होता है, हल्का पीला जो रंग होता है, वो किसके कारण होता है, तो आपको बताना है बिलीरुबिन के कारण होता है। ठीक है, वाटर 90% और ग्लूकोज प्लस खनिज लवण ये ऊर्जा का निर्माण करते हैं। ठीक है, उसके बाद देखें तो इसमें कुछ प्रोटीन्स पाए जाते हैं, जैसे कि थ्रोम्बिन, प्रोथ्रोम्बिन, ग्लोब्यूलिन और फाइब्रिन, और साथ ही फाइब्रिनोजन। ये कई बार एग्जाम में पूछा गया है। ये जो प्रोटीन होती हैं, ये रक्त के थक्का बनाने में सहायक होते हैं। ठीक है, इसीलिए आपसे कई बार पूछा गया, और खास करके इसको तो रट के रखिएगा कि फाइब्रिनोजन ये रक्त का थक्का बनाने में काम आती है। कई बार एग्जाम में पूछा गया है आप लोगों से। ठीक है, तो आगे भी पढ़ेंगे, घबराने की जरूरत नहीं है। मैं इसलिए बोलता रहता हूँ घबराने की जरूरत नहीं है, क्योंकि आप छोटी छोटी बातों पर घबराना शुरू कर देते हैं। ठीक है, अब प्लाज्मा के कार्य को देखें तो क्या है प्लाज्मा का कार्य। प्लाज्मा शरीर में प्रोटीन एवं अन्य पदार्थों को एक स्थान से दूसरे स्थान तक ले जाने का कार्य करता है। ठीक है, चूंकि ये तरल अवस्था में होता है, इसलिए ये मूवमेंट के प्रमुख सहायक होता है, कार्य करता है उसका। प्लाज्मा रक्त में पीएच मान को संतुलित करता है। ये भी याद रखेंगे कि जो प्लाज्मा है, ये आपके पीएच मान को क्या करता है, संतुलित करके रखता है। ये भी आपसे एग्जाम में कई बार पूछा गया है। ठीक है, रक्त का थक्का जमाने में सहायक होता है। ग्लूकोज को बाकी अंगों तक ये पहुंचाता है। तो शुरू में जो मैंने आपको छोटी सी बात बताई थी कि ये एक ले जाने का कार्य करता है। ठीक है, तो ये उसीलिए कहा था क्योंकि ये सारी चीजों को सहायक होता है। रक्त का थक्का जमाने में सहायक है, ग्लूकोज को बाकी अंगों तक पहुंचाने में सहायक है, पीएच मान को संतुलित करता है, और जो प्रोटीन एवं अन्य पदार्थ हैं उनको एक स्थान से दूसरे स्थान तक ले जाने में इसका प्रमुख कार्य होता है। तो ये प्लाज्मा के कुछ प्रमुख कार्य हैं। अब आगे बढ़ते हैं। दूसरा है सीरम। तो ये जो सीरम है, इसके बारे में देखें तो प्लाज्मा से रक्त का थक्का जमाने वाला कारक अर्थात फाइब्रिनोजन नामक प्रोटीन को हटाने पर प्राप्त होने वाला पदार्थ सीरम कहलाता है। आगे समझेंगे कि ये रक्त का थक्का जमता कैसे है, बाकायदे इसको समझेंगे। फिलहाल यहाँ पे इतना समझिए कि फाइब्रिनोजन नामक प्रोटीन को हटाने पर प्राप्त होने वाला पदार्थ क्या होता है, सीरम होता है। तो जब रक्त का थक्का जम रहा होगा, और रक्त का थक्का जमने में जो फाइब्रिनोजन जो नामक प्रोटीन है, इसको जब रिमूव होगा, तो उसके बाद जो पदार्थ मिलता है, उसी पदार्थ को क्या कहा जाता है, सीरम कहा जाता है। देखिए यहाँ पे ये ब्लड क्लॉटिंग हुई, और इसके बाद जो भी ये बचा हुआ है, इसको बोलते हैं सीरम। ठीक है, चलिए अब आगे बढ़ के समझते हैं रुद्राणु यानी कि ब्लड कार्पल्स को। यह रक्त का 45% भाग होता है। इसे 3 भागों में बांटते हैं, आरबीसी यानी कि लाल रक्त कण, डब्ल्यूबीसी यानी कि श्वेत रक्त कण, और तीसरा है रक्त बिंबाणु यानी कि प्लेटलेट्स। ठीक है, लाल रुधिर कणिकाएं जो कि रेड ब्लड कार्पल्स हैं, वो जो आरबीसी है, ये वैज्ञानिक इसका नाम क्या है, इरिथ्रोसाइट है इसका नाम। तो इसका क्या वैज्ञानिक नाम है, इरिथ्रोसाइट। निर्माण कहाँ होता है, वयस्क में कहाँ होगा, अस्थि मज्जा बोन मैरो, भ्रूण अवस्था में, यकृत में, पहले हम लोग बात कर चुके हैं। और इसका जो जीवन काल होता है, जैसे कि मान लीजिए एक मानव है, और इस मानव का जीवन काल आपने देखा होगा कि 60 से लेकर के, वर्तमान में तो 60 पूरा कर जाए यही बड़ी बात होती है, लेकिन 60 से लेकर के 80, कोई 90 साल तक जी रहा है। तो इसका एक जीवन काल होता है। तो इसी प्रकार से इसका जो जीवन काल है, वो होता है 120 दिन तक का। ठीक है, और इसकी जो मृत्यु होती है, वो स्प्लीन या प्लीहा में होती है। ठीक है, इस आरबीसी की। ठीक, तो देखिए यहाँ पे दिखाया गया है, ये है प्लीहा, ये है देखिए प्लीहा। ठीक है, और यहीं पे ये इनकी मृत्यु होती है, और इसको कब्रिस्तान वगैरह भी बोलते हैं। आइए आगे देख लेते हैं। लाल रुधिर कणिका यानी कि आरबीसी, खराब हुई आरबीसी प्लीहा
में जाकर के नष्ट हो जाती है। जैसा कि आपको बताया, स्प्लीन है इसमें जाकर के नष्ट हो जाती है, इसीलिए इसे आरबीसी की कब्र यानी कि ग्रेवयार्ड यानी कि इसे कब्रिस्तान भी कहते हैं और इसे ब्लड बैंक ऑफ आरबीसी भी कहा जाता है। तो दोनों ही नाम से इसको जाना जाता है। ठीक है, ध्यान रखिएगा इस बात का। आरबीसी में केंद्रक नहीं पाया जाता। तो मैंने आपको जब सेल वाला पार्ट पढ़ाया था तो आपको मैंने बताया था कि यहाँ पे जो है न्यूक्लियस पाया जाता है यानी कि केंद्रक पाया जाता है, लेकिन जो सेल है उसमें पाया जाता है, लेकिन जो आरबीसी की यानी कि जो आरबीसी है ये भी एक क्या है, सेल है, और इस सेल में क्या नहीं पाया जाता, तो केंद्रक नहीं पाया जाता। लेकिन इसका एक अपवाद है। क्या है अपवाद? ऊंट एवं जो लामा है, ये लामा है और ये ऊंट है, इन प्रजाति के जीवों की आरबीसी में केंद्रक पाया जाता है। ये याद रखेंगे, आपसे कई बार पूछा गया है कि किसमें केंद्रक यानी कि जो आरबीसी है किसकी आरबीसी में केंद्रक पाया जाता है, तो आपको याद रखना है ऊंट एवं लामा। ठीक है, एक ही प्रजाति के लगभग जानवर हैं और इनमें जो है इनकी आरबीसी में केंद्रक पाया जाता है। ठीक, चलिए अब एक स्वस्थ पुरुष में आरबीसी 45 से 55 लाख प्रति घन मिलीमीटर होती है। ठीक है, और वहीं महिलाओं में 40 से 45 लाख प्रति घन मिलीमीटर होती है। ठीक है, इनकी जो संख्या है वो पुरुषों में 45 से 55 लाख प्रति घन मिलीमीटर और महिलाओं में 40 से 45 लाख प्रति घन मिलीमीटर होती है। आरबीसी का मुख्य कार्य ऑक्सीजन का परिवहन होता है, जिसके लिए इसमें हीमोग्लोबिन एक प्रोटीन होती है, तो हीमोग्लोबिन नामक प्रोटीन पाया जाता है। ठीक है, आरबीसी में हीमोग्लोबिन पाया जाता है और हीमोग्लोबिन के कारण ही रक्त का रंग लाल होता है। तो इस बात को ध्यान रखेंगे कि हीमोग्लोबिन की वजह से ही रक्त का जो है रंग कैसा होता है, लाल होता है। अब हीमोग्लोबिन दो चीजों से मिलकर के बना होता है, हिमेटिन और ग्लोबिन, इन दोनों से मिलकर के हीमोग्लोबिन बना होता है। आइए आगे समझते हैं। अब जो हीमोग्लोबिन है ये दो चीजों से मिलकर बना है, हिमेटिन और ग्लोबिन। हिमेटिन यह लौह तत्व होता है जिसके कारण रक्त का रंग क्या होता है, लाल होता है। अब मान लीजिए आपसे एग्जामिनर पूछे कि रक्त का जो लाल रंग है वो किसकी वजह से होता है, तो ऑप्शन में अगर हिमेटिन दिया हो तो आपको आंसर क्या करना होगा, हिमेटिन। ठीक है, जैसे इसको ऐसे समझिए कि जो हीमोग्लोबिन है, ये हीमोग्लोबिन मान लीजिए आपसे पूछा जाए कि आप कहाँ रहते हैं, तो आप कहें कि हम इंडिया में रहते हैं। ठीक है, इंडिया में रहते हैं। लेकिन अगर आपसे ये कहा जाए आप रहने वाले कहाँ के हैं, मान लेते हैं दिल्ली के हैं। ठीक है, तो आपसे कहा जाए तो आप अगर आपसे ये पूछे कि कहाँ रहते हैं तो आप कह सकते हैं कि दिल्ली में। तो कुछ इसी प्रकार से हीमोग्लोबिन की वजह से लाल, लेकिन अगर उसमें भी आप गहराई में जाएं तो हेमेटिन की वजह से जो है लाल होता है ये ब्लड। ठीक है, जो ग्लोबिन है ये एक प्रोटीन होता है जो कि ऑक्सीजन एवं कार्बन डाइऑक्साइड को शरीर के विभिन्न भागों तक लाने व ले जाने का कार्य करता है। ये दोनों ही मिलकर के ये काम करते हैं। ठीक है, चलिए आपसे कई बार एग्जाम में पूछा गया है कि सफेद रंग किसका होता है, तो कॉकरोच में सफेद रंग का, सॉरी सफेद रंग नहीं, सफेद रंग का रक्त, ठीक है, माफी चाहूंगा। तो जो कॉकरोच होता है उस कॉकरोच में सफेद रंग का रक्त होता है। ये किसकी वजह से होता है, तो जैसे हमारे ब्लड में हीमोग्लोबिन होता है उसकी वजह से लाल रक्त दिखाई देता है, लेकिन इसमें हेमोलिम्फ होता है जिसकी वजह से इसके ब्लड का जो रंग होता है वो सफेद दिखाई देता है। ठीक है, वहीं अगर ऑक्टोपस की बात की जाए तो ऑक्टोपस के जो ब्लड है उसके रंग उसका कलर होता है नीला, यानी कि इसमें जो ऑक्टोपस है उसमें नीले रंग का कलर जो है रक्त होता है, और वो किसकी वजह से होता है, तो हेमोसाइनिन की वजह से ये नीला दिखाई देता है। ठीक है, तो आपसे एग्जाम में कई बार पूछा गया, इनके रक्त के कलर भी पूछे गए और किसकी वजह से होता है ये भी पूछा गया है। ठीक है, चलिए आगे बढ़ते हैं। लाल रुधिर कणिकाएं यानी कि आरबीसी हम लोग पढ़ रहे हैं, जिसमें कि आगे देखते हैं कि रक्त में आरबीसी नष्ट होना हीमोलाइसिस कहलाता है, यानी कि रक्त में जो आरबीसी नष्ट होते हैं उसको हीमोलाइसिस कहते हैं। और सोते समय आरबीसी की संख्या 5% तक क्या हो जाती है, कम हो जाती है। आप जब रात को सोते होंगे और सोने के बाद जब आप सुबह उठते हैं
ठीक है। तो जब आप सुबह उठते हैं तो उठते समय आपने देखा होगा कि आपका जो चेहरा है वो थोड़ा-सा साफ दिख रहा है। कारण क्या है कि सोते समय आरबीसी की संख्या क्या हो जाती है, 5% तक कम हो जाती है। इसलिए आपको सुबह-सुबह चेहरा अपना-अपना ज़्यादा निखार महसूस होता होगा, है ना? वहीं अगर आप देखें कि अगर आप किसी पहाड़ पे चढ़ रहे हो, किसी ऊँचाई पे जा रहे हो या सीढ़ी चढ़ रहे हो, तब आपने देखा होगा कि ऊँचाई पर जाने पर आरबीसी की संख्या 30% तक क्या हो जाती है, बढ़ जाती है। तो आपने देखा होगा कि जब आप ऊँचाई चढ़ रहे होते हैं, तो आपका चेहरा अचानक से लाल होने लगता है, ठीक है? तो इसकी वजह से क्या होता है कि आरबीसी की संख्या इसमें बढ़ोतरी हो जाती है। तो आरबीसी की जो संख्या है, अगर आरबीसी की संख्या घटती है, तो घटने की वजह से भी बीमारी होती है और बढ़ जाती है, तो उसकी वजह से भी बीमारियाँ हो जाती हैं। तो अगर आरबीसी आरबीसी की जो संख्या है वो घट जाती है, तो उस प्रकार के बीमारी को कहते हैं एनीमिया। मैंने आपसे पहले बताया था किसी क्लास में कि जहाँ मियाँ शब्द जुड़ा हो तो इसका मतलब ये समझ लीजिएगा कि वहाँ ब्लड से यानी कि आरबीसी से संबंधित जो है बीमारी है, ठीक है? तो घटने की वजह से एनीमिया जो कि लौह अयस्क की कमी, खून की कमी को हो जाती है, यानी कि खून की कमी को दर्शाती है, यानी कि खून की कमी की वजह से एनीमिया हो जाता है, ठीक है? वहीं अगर आरबीसी की संख्या अगर बढ़ जाती है, तो पॉलीसाइथीमिया जो है रोग हो जाता है। ये जैसे कब बढ़ती है? तो ऊँचाई पर जाने पर, गर्भधारण के समय बढ़ जाना आरबीसी का, और अगर इस समय अगर गर्भधारण के समय बढ़ जाती है, तो त्वचा पर धब्बे बन जाते हैं, ठीक है? अब उसके बाद थैलेसीमिया। थैलेसीमिया भी एक बीमारी है, जो कि बच्चों को माता-पिता से आनुवांशिक तौर पर मिलने वाला रक्त रोग होता है। ब्लड डिजीज़ होती है, मतलब जो है रोग होता है। इस रोग के होने पर शरीर की हीमोग्लोबिन निर्माण प्रक्रिया में गड़बड़ी हो जाती है। यानी कि जो आपका ब्लड है वो बनने में दिक्कत हो जाती है, जिसके कारण रक्तक्षीणता यानी कि खून की कमी के लक्षण प्रकट होने लगते हैं। और ये जो लक्षण है, ये शुरुआत में ही 3 महीने के बाद दिखना स्टार्ट हो जाते हैं, ठीक है? इसकी पहचान 3 माह की आयु के बाद ही होती है। इसमें रोगी बच्चे के शरीर में रक्त की भारी कमी होने लगती है, जिसके कारण उसे बार-बार बाहरी खून चढ़ाने की आवश्यकता हो जाती है, ठीक है? तो इसको बोलते हैं थैलेसीमिया, ठीक? यहीं पे आरबीसी हमारा समाप्त होता है। अब हम लोग पढ़ेंगे डब्ल्यूबीसी के बारे में। तो जो श्वेत रुधिर कणिकाएँ यानी कि डब्ल्यूबीसी होती हैं, इसका वैज्ञानिक नाम होता है ल्यूकोसाइट, और इसका जो निर्माण है वो होता है अस्थिमज्जा में, और मृत्यु हो जाती है इसकी रक्त में, यानी ब्लड में ही इसकी मौत हो जाती है। वहीं अगर हमने आरबीसी की बात की थी तो वो प्लीहा में मौत होती है, ठीक है? इसका जो जीवन काल होता है वो 2 से 4 दिन या 13 से 20 दिन। देखो एग्ज़ाम में दोनों में से कोई एक ही ऑप्शन होगा, ठीक है? तो कहीं-कहीं ये लिखा हुआ मिलता है 2 से 4 दिन, या कहीं-कहीं ये 13 से 20 दिन भी मिलता है, ठीक है? तो दोनों ही सही हैं, और ऑप्शन में जब भी होगा तो इनमें से कोई एक ही ऑप्शन होगा, ठीक है? जिसको आपको टिक करना होगा। और इसमें ये जो सेल होती है इसमें केंद्रक उपस्थित होता है, ये याद रखना है। आरबीसी में केंद्रक नहीं था, लेकिन डब्ल्यूबीसी में केंद्रक उपस्थित होता है। इनकी जो संख्या होती है वो 8,000 से 10,000 के बीच होती है, ठीक? इसके कार्य देखें तो ये हमारे शरीर में प्रतिरक्षी तंत्र यानी कि इम्यून सिस्टम को मजबूत बनाती है एवं रोगों से सुरक्षा प्रदान करती है। और इसी रोगों से सुरक्षा प्रदान करने के लिए इसको शरीर का रक्षक, पुलिसमैन, गार्ड ऐसे या फिर सैनिक नाम से इसको जाना जाता है। तो एग्ज़ाम में जब भी पूछा जाए तो आपको ध्यान रखना है। तो ये जीवाणुओं यानी बैक्टीरिया को नष्ट करती है, इसलिए इसे शरीर की रक्षक यानी कि गार्ड सेल एवं रक्त का पुलिसमैन भी इसे कहा जाता है, ठीक है? चलिए, अब जो श्वेत रुधिर कणिकाएँ हैं, यानी कि डब्ल्यूबीसी, ये 2 प्रकार की होती हैं। कौन-कौन सी? तो कणिकायुक्त और अकणिकायुक्त, यानी कि ग्रैन्युलोसाइट्स या दूसरा है अग्रैन्युलोसाइट, ठीक? जो कणिका युक्त है, ये 3 प्रकार का होता है, न्यूट्रोफिल्स, बेसोफिल्स और इओसिनोफिल्स, ठीक है? जो न्यूट्रोफिल्स होता है, ये सर्वाधिक यानी संख्या में सर्वाधिक पाया जाता है। जो बेसोफिल्स होता है, ये सबसे कम मात्रा में पाया जाता है, और तीसरा इसमें कणिका युक्त में पाया जाता है
इयोसिनोफिल्स, ठीक है। वहीं अगर अकणिका युक्त की बात की जाए तो इसमें मोनोसाइट्स और लिम्फोसाइट्स दो प्रकार होते हैं। जो मोनोसाइट्स है ये सबसे बड़ी डब्ल्यूबीसी होती है, यानी कि आकार में ये सबसे बड़ा होता है। वहीं अगर लिम्फोसाइट की बात की जाए तो ये सबसे छोटी डब्ल्यूबीसी होती है, यानी आकार में ये सबसे छोटी होती है। ठीक, अब एक एक करके समझने का प्रयास करते हैं। जैसे जब भी कणिका युक्त की बात की जाए तो आपको यहाँ पे ये हल्के हल्के कण जैसे दिखाई दे रहे होंगे, इसीलिए ये जो न्यूट्रोफिल्स है, बेसोफिल्स है और इशनोफिल्स है, इन तीनों में ही ये कणिकाएं पाई जाती हैं, इसलिए इनको बोलते हैं कणिका युक्त। तो कणिका युक्त जो डब्ल्यूबीसी है इसमें सबसे पहले देखेंगे न्यूट्रोफिल्स को। न्यूट्रोफिल्स संख्या में सर्वाधिक होती है, लगभग जो है 65% तक इनकी संख्या पाई जाती है डब्ल्यूबीसी के। यह बाहर से आने वाले जो जीवाणु हैं, यानी कि जो बैक्टीरिया हैं, पर सबसे पहले आक्रमण करती है और शरीर की रक्षा करती है। ठीक है, यानी कि जो अ, बाहर से जब बैक्टीरिया अटैक होता है हमारे शरीर पे, तब सबसे पहले ये यही आक्रमण करती है, उसको मारने का काम यही करती है। फिर उसके बाद देखें बेसोफिल्स। तो जो बेसोफिल्स है ये सबसे कम संख्या में होती है, ये 1% पाई जाती है। ये हमारे शरीर को एलर्जी से बचाती है। जब आपको डॉक्टर एलर्जिक दवाइयाँ देते हैं एलर्जी से बचाने के लिए, तो उस दवा का काम होता है कि इसकी संख्या को क्या कर देना, बढ़ा देना, जिससे वो एलर्जी कम की जा सके। ठीक है, तो दवाइयों का काम कुछ इस प्रकार से होता है। तीसरा है इयोसिनोफिल्स। इयोसिनोफिल्स परजीवी यानी कि जो प्रोटोजोआ है इसके संक्रमण से सुरक्षा करती है और त्वचा के संक्रमण के समय इनकी संख्या में वृद्धि हो जाती है। ठीक है, तो ये न्यूट्रोफिल्स, बेसोफिल्स और इयोसिनोफिल्स ये कणिका युक्त डब्ल्यूबीसी होती हैं। और इनके बारे में हमने देखा कि जो न्यूट्रोफिल्स है ये बाहरी जो बैक्टीरिया है उस पर आक्रमण करती है। तो बेसोफिल्स है ये एलर्जी से बचाती है, इनकी संख्या सबसे कम होती है। और इशनोफिल्स है वो प्रोटोजोआ के संक्रमण में सुरक्षा करती है। ठीक है, चलिए नेक्स्ट बढ़ते हैं। अकणिका युक्त यानी कि अग्रेनुलोसाइट्स, ये जो डब्ल्यूबीसी है इसमें दो टाइप्स होते हैं, मोनोसाइट्स और लिम्फोसाइट्स। ठीक है, बात कर चुके हैं हम लोग। अब जो मोनोसाइट्स है ये आकार में सबसे बड़ी होती है, यानी कि इसका जो आकार होता है वो डब्ल्यूबीसी में अगर देखा जाए तो सबसे बड़ी डब्ल्यूबीसी मोनोसाइट्स होती है। ठीक है, वहीं अगर इसकी अगर बात की जाए तो ये घाव भरने में मदद करती है। ठीक है, तो जो घाव हो जाते हैं उसको भरने में इसका महत्वपूर्ण रोल होता है। वहीं अगर लिम्फोसाइट्स की बात की जाए तो ये सबसे छोटे आकार की होती है डब्ल्यूबीसी, और यह मेमोरी सेल का निर्माण करती है। क्या होती है मेमोरी सेल? जैसे हमारे फोन या कंप्यूटर में मेमोरी होती है ना, जो पुरानी फाइलों और तस्वीरों को याद रखती है, ठीक वैसे ही इम्यून सिस्टम यानी कि जो रोग प्रतिरोधक क्षमता है के पास अपनी एक मेमोरी होती है। ठीक है, जब भी कोई नया वायरस या बैक्टीरिया जिसे हम एंटीजन कहते हैं हमारे शरीर पर पहला हमला करता है, तो हमारी लिम्फोसाइट्स उससे लड़ने के लिए हथियार बनाती है, जिन्हें एंटीबॉडी कहा जाता है। जिसमें कि ध्यान देने वाली बात यह है कि जैसे मान लीजिए वायरस का अटैक होता है, और जब वायरस का अटैक होता है तो दो प्रकार से सेल काम करती है। एक होती है टी सेल और दूसरी होती है बी सेल। टी सेल यानी कि ये त्वरित कार्रवाई करने के लिए कार्य करती है, यानी कि उसको मार करके, यानी कि उसको जो एंटीजन है उसके खिलाफ एंटीबॉडी बनाती है, और एंटीबॉडी बनाने का काम इसी का होता है। अब इसकी एक मेमोरी के रूप में जो बी सेल है इसको ट्रांसफर कर देती है, जो कि एक मेमोरी सेल के रूप में काम करती है। अब इसी का आने वाले आगे समय में अगर इसी वायरस का दोबारा अटैक होता है तो ये तुरंत उसके चेहरे को पहचान लेगी और उसको वहीं मार गिराएगी। उसके लिए अलग से इसको एंटीबॉडी बनाने का काम नहीं करना पड़ता। यही है मेमोरी सेल। ठीक है, बहुत सिंपल तरीके से मैंने थोड़ा सा समझा दिया है, लेकिन अगर आगे कभी इस सेल के बारे में जब डीपली हम डिस्कशन करेंगे तो बहुत अच्छे से और भी कभी समझेंगे। ठीक है, फिलहाल यहाँ पे इतना ही समझिएगा। अब उसके बाद हम देखें प्लेटलेट्स के बारे में, जिसको रक्त बिंबाणु बोलते हैं। तो ये जो प्लेटलेट्स होती है ये इसका जो वैज्ञानिक नाम है वो है थ्रोम्बोसाइट्स, और इसका जो निर्माण होता है वो अस्थिमज्जा में होता है और मृत्यु इसकी प्लीहा में होती है। ठीक है, इसमें भी केंद्रक नहीं पाया जाता है, ध्यान रखना है इसमें केंद्रक
नहीं पाया जाता और इसका जो जीवन काल होता है वो 3 से 5 दिन का होता है। ठीक है? अब इसका जो कार्य देखें तो रक्त का थक्का जमाने में ये मदद करता है। प्लेटलेट्स केवल स्तनधारियों यानी कि जो मैमल्स होते हैं उनमें पाया जाता है। सामान्य व्यक्ति की प्लेटलेट 1.5 लाख से 4.5 लाख प्रति माइक्रोलीटर होती है। डेंगू बुखार में प्लेटलेट की संख्या तेजी से कम होने लगती है। आपने देखा होगा कि जब डेंगू किसी व्यक्ति को होता है तो उसकी यही प्लेटलेट संख्या जो है कम होने लगती है, जिससे उस दिक्कत जो है उसकी दिक्कतें और बढ़ जाती हैं। क्या करना चाहिए अगर मान लीजिए इस प्लेटलेट्स की संख्या घट रही है, तो जैसे बकरी का दूध और पपीता, पपीते के जो पत्ते होते हैं उनको पीस करके और एक काढ़े रूप में बनाया जाता है जिसको सेवन करने से, और अब तो मार्केट में कई सिरप टाइप के आ गए हैं, इनसे ये बहुत तेजी से बढ़ाया जा सकता है। कीवी खाइए, ठीक है, उसकी वजह से ये इनकी संख्या तेजी से बढ़ जाएंगी। अगर काफी ज्यादा गिर गई हैं तब क्या किया जाता है कि जो ब्लड होता है उस ब्लड के माध्यम से उसमें से जो प्लेटलेट होती है उसको निकाल करके उस दूसरे व्यक्ति को जिसको कमी हुई है उसको चढ़ा दिया जाता है। ठीक है, तो ये प्रमुख कार्य होते हैं। आगे बढ़ते हैं, रक्त विमाणु से संबंधित बीमारी के बारे में देखें तो जैसे हीमोफीलिया है, हीमोफीलिया आनुवांशिक रोग है, एक जेनेटिक रोग है जिसमें शरीर के बाहर बहता हुआ रक्त जमता नहीं है, यानी कि जब कट लग जाता है और उस कट लगने की वजह से जो ब्लड क्या होता है क्लॉटिंग नहीं होती, रुकता नहीं है, इसी को बोलते हैं हीमोफीलिया। इसके कारण चोट या दुर्घटना में या जानलेवा साबित हो जाती है। ठीक है, क्योंकि रक्त का बहना जल्द ही बंद ही नहीं होता, इसकी वजह से उसकी मृत्यु हो सकती है। हीमोफीलिया को रॉयल डिजीज के रूप में जाना जाता है। क्यों जाना जाता है? क्योंकि इसको समझेंगे, रॉयल डिजीज के रूप में इसको क्यों जाना जाता है। क्योंकि सबसे पहले ये बीमारी देखी गई क्वीन विक्टोरिया यानी जो महारानी विक्टोरिया है, जो महारानी विक्टोरिया है उनमें ये बीमारी देखी गई, और उनके बाद चूंकि ये आनुवांशिक बीमारी है और उनके पूरे परिवार में ये दिखाई दी, इसीलिए इसको बोला जाता है कि ये क्या है, ये एक रॉयल डिजीज है। ठीक है, चलिए आगे बढ़ते हैं। कुछ महत्वपूर्ण तथ्य हैं उनको देखते हैं। रक्त का वह घटक वाहिकाओं में इसके थक्के बनने से रोकता है, यानी कि एक ऐसा घटक है, एक ऐसा प्रोटीन है जो कि जो ब्लड वेसल्स होती हैं, जो रक्त वाहिकाएं हैं, उनमें रक्त जो है रक्त का थक्का नहीं जमने देती, वो है हेपरिन। अब आप देखिएगा कि जैसे ही आप कट लग जाता है तो ब्लड जो है थोड़े ही समय में वो क्लॉटिंग हो जाती है, जम जाता है, लेकिन जो ब्लड वेसल्स होती है उसमें ऐसा नहीं होता, क्लॉटिंग नहीं होती। उसका सबसे बड़ा कारण है हेपरिन। लेकिन जैसे ही कट लगता है और जैसे ही ये इन्वायरमेंट के या फिर सॉरी पर्यावरण के या फिर ऑक्सीजन के जैसे ही टच में आता है, वैसे ही ये रक्त का थक्का बनना स्टार्ट हो जाता है। आगे समझेंगे कि रक्त का थक्का बनता कैसे है। फिलहाल ये याद रखिएगा कि जो ब्लड वेसल्स होती है यानी कि जो रक्त वाहिकाएं होती है उसमें थक्का क्यों नहीं जमता, वो हेपरिन की मौजूदगी की वजह से। ठीक है, और लेकिन जैसे ही कट लगता है तो ये हेपरिन वहां से समाप्त हो जाता है, हट जाता है, जिसकी वजह से रक्त का थक्का बनने में आसानी होती है। अब अगर संख्या के आधार पर अगर बात की जाए तो सबसे ज्यादा संख्या में आरबीसी होती है, उसके बाद प्लेटलेट्स होती हैं, उसके बाद डब्ल्यूबीसी होती है। ठीक है, लेकिन अगर आकार की बात की जाए तो सबसे बड़े आकार में ब्लड में अगर देखा जाए तो सबसे बड़े आकार में डब्ल्यूबीसी पाई जाती है, उसके बाद प्लेटलेट्स होती है, उसके बाद आरबीसी होती है, यानी कि आकार के आधार पर आरबीसी सबसे छोटी होती है लेकिन संख्या में सबसे ज्यादा आरबीसी होती है। अगर इसके रेशियो अगर एग्जाम में कई बार आपसे पूछा भी गया है कि अगर इसका रेशियो पूछा जाए तो 1 डब्ल्यूबीसी के अनुपात में 600 आरबीसी और 400 प्लेटलेट्स होती हैं। आपसे कुछ इस प्रकार से पूछा जा सकता है कि 1 डब्ल्यूबीसी के अनुपात में 600 आरबीसी होती है, ये दोनों ही मिलाकर के पूछा जा सकता है या आपके तीनों ही मिलाकर के पूछा जा सकता है, तो आपको ये अनुपात ध्यान रखना होगा। ठीक है, चलिए आगे बढ़ते हैं। रक्त का थक्का बनने की जो प्रोसेस है उसको समझेंगे। जब किसी कटे हुए भाग से बाहर जो रक्त है वो बाहर निकलता है तब यह जेली के रूप में कुछ ही मिनटों में जम जाता है। इसे रक्त का थक्का या ब्लड क्लॉटिंग कहते हैं। देखिए ब्लड क्लॉटिंग के लिए जैसे हमने पढ़ा था कि जो प्रोटीन है, एक मिनट में आपको समझा देता हूँ। ये जो प्रोटीन है जो प्लाज्मा में थ्रोम्बिन, प्रोथ्रोम्बिन और ग्लोबुलिन और फाइब्रिन,
लास्ट है फाइब्रिनोजन, ये मिल करके, ठीक, और उसके बाद विटामिन के याद होगा आपको, ये और कैल्शियम, ये मिल करके जो है रक्त का थक्का जमाने में सहायक होते हैं। अगर विटामिन के की कमी हो जाती है तब भी थक्का बनने में दिक्कत आती है। तो अब क्या होता है कि जो थ्रोम्बोप्लास्टिन है, ये प्रोथ्रोम्बिन और कैल्शियम के साथ मिल करके अभिक्रिया करेगा, जिससे कि थ्रोम्बिन नामक प्रोटीन बनेगा। अब ये जो थ्रोम्बिन है, ये फाइब्रिनोजन के साथ क्रिया करके फिब्रिन या फाइब्रिन बनता है, और ये फाइब्रिन रक्त विद्युतगाणों में रक्त का थक्का बनाने में सहायक होता है। ठीक है, तो इसीलिए आपसे मैंने शुरू में कहा था कि फाइब्रिनोजन और फिब्रिन ये आपके लिए मोस्ट इंपोर्टेंट हो जाते हैं, ये जो कि प्रश्न आपसे पूछा जाता है। तो फिर से ध्यान दीजिएगा कि थर्मोप्लास्टिन, प्रोथ्रोम्बिन और कैल्शियम मिलकर के जो अभिक्रिया की जाती है, इससे थ्रोम्बिन बनता है, और ये जो थ्रोम्बिन है ये फाइब्रिनोजन के साथ अभिक्रिया करके फिब्रिन बनता है, और यही जो है फिब्रिन एक रक्त का थक्का बनाने में सहायक होता है। कैसे होता है ये देखिए, ये जो संरचना बनती है एक जाली नुमा जैसी संरचना बन जाती है, यही है फिब्रिन, ये एक जाली नुमा संरचना बना देगा, और ये जो ब्लड वेसल्स, जो ब्लड सेल्स होती हैं, यानी कि जैसे ब्लड की जो सेल्स दिख रही हैं, इसको एक जाली नुमा संरचना में इसको कैद कर लेता है, रोक लेता है, इसी से बनता है, इसी को बोलते हैं ब्लड क्लॉटिंग। ठीक है, तो ये कैसे होती है, थर्मोप्लास्टिन प्रोथ्रोम्बिन कैल्शियम के साथ अभिक्रिया करके थ्रोम्बिन बनता है, और थ्रोम्बिन फाइब्रिनोजन के साथ फिब्रिन बनता है, और फिब्रिन फिर इसको जो रक्त रुधिराणु है इसको एक क्लॉटिंग के रूप में कार्य करता है। ठीक है, आई होप आपको बहुत अच्छे से समझ में आ गया होगा। अब हम बढ़ते हैं जो पीवाईक्यू है उसकी तरफ। तो पहला क्वेश्चन है, एक वयस्क मनुष्य में औसतन कितना रक्त होता है। ठीक है, तो आपको बताया था पुरुष और महिला दोनों में बताया था, पुरुष में 5 से 6 लीटर और महिलाओं में 4 से 5 लीटर, तो 2 से 3 लीटर, 3 से 4 लीटर, 4 से 5 लीटर या 5 से 6 लीटर, आंसर होगा 5 से 6 लीटर। सोते वक्त मनुष्य का आरबीसी कितने प्रतिशत कम हो जाता है। आपको बताया था कि सोते समय कितना कम होता है, तो 5% कम हो जाता है। अगला क्वेश्चन है, मानव रक्त यानी कि ह्यूमन ब्लड का पीएच मान कितना है। तो आपको बताया गया था कि पीएच मान कितना है, 7.4, 7.4। चलिए अगला क्वेश्चन है, मानव रक्त में कोशिकीय अंश का कितना प्रतिशत प्लाज्मा होता है। आपको बताया गया था कि 55% जो है पाया जाता है। यूपीपीसी 2019 में क्वेश्चन पूछा गया था। ठीक है, तो कुछ इसी प्रकार से प्रश्न बनते हैं। अगला क्वेश्चन है, एक हल्के पीले रंग का गाढ़ा तरल पदार्थ है जो रक्त के आयतन का लगभग 55% होता है। तो अभी अभी जस्ट बताया कि क्या होता है, प्लाज्मा। अगला क्वेश्चन, लाल रक्त कोशिकाओं के निर्माण के लिए शरीर का कौन सा अंग जिम्मेदार है। तो निर्माण किसमें होता है, बोन मैरो यानी कि अस्थि मज्जा में, तो आंसर हो जाएगा ए। अगला क्वेश्चन, लाल रक्त कणिकाओं का औसत जीवन काल लगभग कितने समय का होता है। 100 से 200 दिन, 100 से 120 दिन, 160 से 180 दिन, 150 से 200 दिन। आंसर होगा क्या, 100 से 120 दिन। मैंने आपको बहुत बखूबी बताया था। चलिए अगले क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं। बहुत अधिक ऊंचाई पर मनुष्य की लाल रक्त कणिकाओं क्या हो जाता है, आकार बढ़ जाता है, आकार छोटा हो जाता है, संख्या बढ़ जाती है, संख्या घट जाती है। तो ऊंचाई पर चढ़ने पर संख्या क्या हो जाती है, 30% तक मैंने बताया था कि बढ़ जाती है। ठीक है, ये बीपीएससी में पूछा गया था। श्वेत, अगला क्वेश्चन है, श्वेत रक्त कोशिकाओं यानी कि जो डब्ल्यूबीसी है, उनका मुख्य कार्य क्या है। ऑक्सीजन पहुंचाना, संक्रमण से लड़ना, रक्त का थक्का जमना, रक्त को लाल रंग प्रदान करना। आंसर होगा डब्ल्यूबीसी का मुख्य कार्य संक्रमण से लड़ना। अगला क्वेश्चन, सबसे बड़ा श्वेत रुधिराणु है। तो जो 5 टाइप के हमने डब्ल्यूबीसी पढ़े थे उसमें सबसे बड़ा कौन सा था,
आंसर होगा मोनोसाइट। क्या है आंसर? मोनोसाइट। रक्त जमने में किस तत्व की मुख्य भूमिका होती है? तो रक्त जमने में, जिसमें मैंने आपको बताया था कि कैल्शियम, इनमें से अगर ऑप्शन देखा जाए तो कैल्शियम की मैंने बात की थी, तो आंसर हो जाएगा बी, यानी कि कैल्शियम। आज का आखिरी प्रश्न है, किसकी मौजूदगी के कारण शरीर के भीतर रक्त नहीं जमता है? तो आपको बताया था कि किसकी वजह से नहीं जमता है, आंसर होगा हेपरिन की वजह से रक्त, जो ब्लड जो वेसल्स होती हैं उसके अंदर नहीं जमता, तो आंसर होगा हेपरिन। ठीक है, तो आज की क्लास यहीं पे हम समाप्त करते हैं। मिलते हैं आपसे अगली क्लास में। ऐसे ही पढ़ते रहिए, हंसते रहिए, मुस्कुराते रहिए, अपना ख्याल रखिएगा और हमें लाइक शेयर सब्सक्राइब जरूर करिएगा। मिलता हूँ आपसे अगली क्लास में, तब तक के लिए आप सभी लोगों से विदा चाहता हूँ। नमस्कार।